नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी से कुछ प्रश्न देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी करिए, अपने परीक्षा की तैयारी करिए और देखिए कि कितना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। एग्जाम में जब जाएंगे तो ऐसे प्रश्न हल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज दिखाता हूँ, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाता हूँ, यानी बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारे पास ये आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल 693 सेकंड है, 693 सेकंड है। इस अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक होगा। अब अर्धायुकाल दिया है, अर्धायुकाल को कैसे दर्शाते हो आप? टी हाफ से दर्शाते हो आप। और ये दिया है 693 सेकंड। फॉर्मूला क्या है भाई, सूत्र क्या है, और हमको क्या ज्ञात करना है? दर स्थिरांक। यानी हमें यहां पर k कैलकुलेट करना। फॉर्मूला क्या है? k इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। तब k इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ की वैल्यू है 693। अब क्या लिख सकते हो इसको? आपको इसको लिख सकते हो 693 इंटू 10⁻³ बाई 693। 693 कट गया तो बच गया हमारे पास 10⁻³ और 10⁻³ का मतलब होता है 0.001, यानी कि 1 से 3 नंबर पीछे दशमलव लगेगा। इसमें से जो राइट है आप बता सकते हैं। इसमें राइट आ रहा है सी। मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा। समय आप YouTube पर ज्यादा मत लगाएं, जितना कम हो सके लगाएं, अपनी पढ़ाई पे लगाएं, अपने मेहनत पे लगाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अभिक्रिया 2N2O5 4NO2 प्लस O2 के लिए दर नियम क्या है? बेटा, ये अभिक्रिया जो होती है दो पदों में संपन्न होता है। पहला पद है प्रथम पद है N2O5 टूटता है NO2 2 टाइम्स प्लस O में। फिर उसके बाद द्वितीय पद आता है O प्लस O में अभिक्रिया करके O2 बनाता है। ये स्लो स्टेप है, धीरे चलने वाली अभिक्रिया है, ये फास्ट है। तो जो स्लो होता है वो दर निर्धारक पद होता है, दर निर्धारक पद। और जो दर निर्धारक पद होता है उसके आधार पर हमारे पास दर नियम समीकरण बनता है। और ये है दर नियम समीकरण के अनुसार R इज इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ स्पेस पर N2O5, और यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो यहां पर दो चीजें समझ में आई कि इसका आंसर हो गया हमारे पास क्या चीज, ये वाला, और ये है हमारे पास A और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करिए जो मैंने अभी समझाया। वही प्रश्न एक बार अलग रूप में आपके पास देखने को मिल रहा है। लिखा है, अभिक्रिया 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस O2। सेम प्रश्न है, क्या जवाब होगा इसका? इसका जवाब है कि अभिक्रिया जब हो रही है तो इस अभिक्रिया में अणु संख्यता जो है, कोटि मैंने आपको बताया था कितना है, प्रथम कोटि है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो यहां पर प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो दो राइट हो गया। ये दोनों गलत हो गए इस तरह से, सॉरी, ये दोनों गलत हो गए। अब इन दोनों में आप एक चीज देखिए, अभिक्रिया के समय दो अणुएं भाग ले रही, यानी कि अणु संख्यता 2 है, तो इसकी अणु संख्यता या आणविकता 2 है, तो द्विअणुक होगा। द्विअणुक प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो द्विअणुक प्रथम कोटि अभिक्रिया में ये राइट है, ये एक अणुक लिख दिया गया है, तो ये यहां पर गलत हो गया। तो इस तरह से दोनों पॉइंट इसका राइट हो जाता है और ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए। लिखा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होगा।
90% पूर्ण होने में लगा समय लगभग होगा। अब इसको मैं पूरा का पूरा आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहली बात है कि आपके पास 90% पूर्ण होने में लगा समय कितना होगा। तो आप एक छोटी सी बात समझ लो कि प्रारंभिक रूप में कितना है और 90% पूर्ण होने के बाद क्या होगा, वो दो कंडीशन को लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय। चलो देखते हैं। एक है 90%, क्या लिखा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय। तो 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय का मतलब होता है A इज इक्वल टू 100 और x मतलब होता है 90, तो A माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 10, ये होगा। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय, 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय कितना होगा। अब यहीं पर बात होता है कि दूसरा है, हम ले लेते हैं 100%। चलिए फिलहाल इसमें बात करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास k इज इक्वल टू, समय के लिए बात करते हैं, तो समय क्या होगा, t इज इक्वल टू 2.303 बाई कितना, k 10%, सॉरी log 10, और a की वैल्यू जो है वो 100 है और a माइनस एक्स की वैल्यू कितना है 10, तो ये 0। तो ये हो गया log t इज इक्वल टू 2.303 बाई k, और यहां पर हो गया हमारा ये 10, log 10 की वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 1। अब किसके, तो लगने वाला समय किससे देखा जा रहा है, किससे देखा जा रहा है, अर्धायु काल से। यहां पर लिखा नहीं है, क्वेश्चन में कुछ कमी है, तो उसको देखेंगे, अर्धायु काल से देखेंगे। तो अर्धायु काल की तुलना में चेक करते हैं हाफ लाइफ अर्धायु काल से। तो अर्धायु काल में क्या होगा, a इज इक्वल टू 100 रहेगा, ठीक। तो a माइनस, अच्छा x इज इक्वल टू कितना होगा 50, x इज इक्वल टू 50, तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 100 माइनस 50, और इस तरह से हमारे पास हो जाता है t इज इक्वल टू 2.303 बाई k। अब यहां पर देखें log 10 बेस पर 100 बाई 50, ये कितना हुआ 50, तो एक कम हुआ, दो नहीं हुआ। तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई k। अब ये हो गया log 2 की वैल्यू होगी इंटू 2 कितना 3010। अब इसको t1 मान लेता हूं, इसको t2 मान लेता हूं भाई, दोनों में देखें। अब तुलना कर रहे हैं भाई, तुलना कर रहे हैं, तो तुलना करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, देखिए तो जरा, ये तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे, तुलना ऐसे कर सकते हैं कि 90% में होने वाला समय, तो ये है t1 बटा t2, तो हमारा हो गया 2.303 बाई k इंटू ये वाला k बाई 2.303 इंटू 0.3010। तो ये हो गया, ये कट गया, ये कट गया, कट गया, तो कितना हुआ t1 जो है t2 का कितना हुआ, ये t2, अब ये हुआ 1 पॉइंट, तो ये 3 कितना हुआ, ये 1 बाई 0.3 है, तो 1 बाई 0.3 का मतलब क्या हुआ, इसका हो गया t2 इंटू 3.33। तो इस तरह से इसका वैल्यू हुआ। तो यहां पर ये सी ऑप्शन आपका राइट आ रहा है। तो यहां पर एक चीज है गड़बड़, वो ठीक कर देता हूं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय, लगभग समय उसके अर्ध आयु काल के कितना गुना होगा, कितना गुना होगा, ऐसा प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि अधूरा है,
क्योंकि दूसरे पार्ट को हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये अर्धायुकाल है, 90% पूर्ण के लिए था। तो कभी प्रश्न अगर ऐसा आए तो थोड़ा आपको समझना होगा और इसी आधार पे हम उसका जवाब दे पाएंगे। चलो ठीक है, तो प्रश्न में कुछ कमी है उसको हमने पूरा किया। अन्यथा कितने गुना होगा, किससे तुलना करें, हमारे पास इसका जवाब नहीं था। तो प्रश्न जैसा मेरे पास आया था मैंने वैसे के वैसे आपके सामने रख दिया था। अगला प्रश्न हमारे पास है ये कुछ, किसी अभिक्रिया का 290 केल्विन पर दर स्थिरांक 3.2 इंटू 10⁻³ है, केल्विन है, इसका मान 300 केल्विन पर कितना होगा। एक सिंपल सा जवाब है इसका जवाब कि दर स्थिरांक का मान, हमने एक चीज पढ़ा है वो है ताप गुणांक। ताप गुणांक जो है ये होगा कि K का मान कितने पर, 300 केल्विन पर कितना है, और K का मान 290 केल्विन पर कितना है। इसके पूरा मिलाकर के वैल्यू 2 होगा। तो 300 केल्विन पर तो नहीं दिया है, लेकिन सॉरी 290 पर दिया है, तो 300 केल्विन पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 2 गुना इसका मान कितना दिया है K 290 पर, तो हमारे पास है 2 इंटू K का वैल्यू 290 पर है तो कितना है 3.2 इंटू 10⁻³ ठीक से लिख दें ये। तो ये हो गया हमारा 6.4 इंटू 10⁻³ केल्विन। ये इसकी वैल्यू हो गई। तो कहां पर आपका वैल्यू आ रहा है 6.4 इंटू 10⁻³ केल्विन, यानी कि आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ अगर जाएं और इस प्रश्न को पढ़ें तो जवाब देखें क्या आता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता C0 है और इसका अर्धायुकाल है T½ अर्धायुकाल होगा। अगर आपने कुछ इस तरह पढ़े हो कि K इज इक्वल टू होता है 2.303 बाई T log 10 बेस A बाई A माइनस एक्स, और दूसरी बार आपने ये भी पढ़ा है कि इस जगह पर T½ का संबंध T½ 0.693 बाई K, तो इसका मतलब इनके ये समानुपाती है तो A के समानुपात व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो T½ जो है इसकी प्रारंभिक सांद्रता का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि C0 का ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी ये होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि T½ समानुपात में, अगर ऐसा ना लिख करके लिखें तो C0 इनवर्स ऐसा लिखेंगे तो ये सही होगा। तो हमारे पास जवाब होगा अगर T ही हो, हाँ, तो यहां पर जवाब हमारा क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। अगले प्रश्न की तरफ चलें बेटा, जवाब देने की कोशिश करिएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी। हमने दर स्थिरांक के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, R के, इस पर शून्य कोटि हुआ, शून्य कोटि हुआ तो यहाँ पर K का इसका वैल्यू 1 हो गया, यानी कि K बराबर हो गया R, और R की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकंड कहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है इस जगह पर B। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। प्रश्न है निम्न, देखो आपको इस चैप्टर में अक्सर ऐसा नहीं कि भाई जो क्वेश्चन दिया गया है उसके ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन को देख करके आप आंसर देंगे, ऐसा नहीं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने हिसाब से, तो वो जरूर करिए एक बार। अगला है निम्न समांगी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई होगी। अब इस अभिक्रिया को अगर आप देखें तो दो अभिकारक है A और B। अब A और B है, इसका मतलब है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होगा, हमारे पास होगा R इज इक्वल टू K और एक्टिव मास, अब ये यहां पर घात 2 लग जाएगा। आपको इसकी इकाई निकालना है तो K इज इक्वल टू R और यहां पर होगा A² और इसका इकाई होता है मोल पर लीटर पर सेकंड और इसका इकाई होता है मोल
पर लीटर। अब ये मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर तो ये मोल पर लीटर तो कट गया, मोल पर लीटर कट गया, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा पर मोल, मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो पर मोल आपको कहां पे नजर आ रहा है, पर मोल लीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन इसका राइट हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न क्या कहता है, एक अभिक्रिया की दर प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि पर दोगुनी हो जाती है, तो ताप यदि 10 डिग्री सेल्सियस से 100 तक बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया की दर में वृद्धि होगी। देखें 100 डिग्री सेल्सियस से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं 10 को, तो कितना वैल्यू आया 9, सॉरी 10 आया वैल्यू। तो पहला 10 डिग्री सेल्सियस 10 आता है, और अब इसमें ये जो n की वैल्यू आया 10। अब क्या करना है, कितने वृद्धि होता है, दुगुना, तो n-1 यहां पे करेंगे तो इसके कितने गुना बढ़ जाता है, वृद्धि। तो वृद्धि इज इक्वल टू कितना होगा, 2 का पावर 9 यानी कि 512 गुनी। या यूं कह सकते हैं भाई 10 डिग्री सेल्सियस से आप सिंपल एक तरीका अपना सकते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से अगला जाओगे 20 डिग्री सेल्सियस, अगला जाओगे, अगला 10-10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते जाओ, क्योंकि हर 10 डिग्री सेल्सियस में दुगुना हो जाता है। तो फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 50 हो गया, ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे। तो पहले से यहाँ से दुगुना हुआ, यहाँ से 4 गुना हुआ, यहाँ से 8 गुना हुआ, यहाँ से 16 गुना होगा। जब 50 डिग्री होगा तो 50 डिग्री जब जैसे होगा वो 16 गुना हो जाएगा। 60 डिग्री होगा तब तक ये कितना, 16 दूनी 32 गुना हो जाएगा। इस तरह से अगर आप निकालना चाहें तो सिंपल तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनल 100 डिग्री सेल्सियस आते आते दुगुना होते 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 हर एक 10 डिग्री सेल्सियस में दुगुना हो जाता है। तो वहां तक आते आते ये 512 गुनी बड़ी हो जाएगी, यानी इतनी वृद्धि हो जाएगा। अगला है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल 430 सेकंड है, उसका नियतांक होगा। ये तो सबसे आसान प्रश्न हो गया, क्योंकि इसमें क्या निकालना है, नियतांक के 0.693 बाई क्या होगा, कितना दिया है, इसका वैल्यू अर्धायुकाल है 430, और 430 से इसको अगर भाग दोगे तो कैसे दोगे, तो k इज इक्वल टू, इनको कर दूंगा 693 इंटू 10 टू द पावर -3 बटा 430। अब यहां पर साफ नजर आ रहे 4 एकम 4, और यहां पर होगा 3 एकम 3, तो यानी कि सीधा सीधा आंसर यहां पर नजर आ रहा है 1.61 इंटू 10 टू द -3 के आसपास इसका आ रहा है। ये बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, वो भी बड़ा हो गया, ये ठीक है। और कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितने से, इतने से, है ना, इतने को इतने से गुणा करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमें मिल जाता है। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन राइट मिल रहा है। कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूं, उसके आधार पे आप करते जाइएगा। हाँ जी, चलिए अब क्या है, आगे बढ़ें। एथिल एसीटेट का H+ द्वारा उत्प्रेरित जल अपघटन क्रिया की कोटि होगी। एथिल एसीटेट जल उत्प्रेरित होगा इसकी उपस्थिति में, तो कोटि क्या होगी। इथिल एसीटेट के बारे में एक बात बता दें, इथाइल एसीटेट का जल अपघटन जो होगा, जल अपघटन एक कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, इसको छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, एक कोटि अभिक्रिया होगी। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। किसी अभिक्रिया की अनुसंख्यता आणविकता नहीं हो सकती है, या अनुसंख्यता या आणविकता नहीं हो सकती है। किसी अभिक्रिया की अनुसंख्यता क्या नहीं हो सकती, हमेशा पूर्णांक होता है, न शून्य होगा न अपूर्णांक होगा। यानी कि एक तो हो सकता है पर शून्य और 0.5 ये नहीं हो सकता, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है जरा देखें। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यहां पर कुछ चीजें लिखा है, मैं इसको साफ न दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूं, अल्फा ए, ठीक, बाकी ठीक तो है।
शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए लिखा हुआ है, जरा समझेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या सही होगा? तो शून्य कोटि अभिक्रिया में आपने क्या देखा? शून्य कोटि अभिक्रिया में आपने देखा था कि k इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी पढ़े हैं आपने, और t हाफ इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा है a बाई 2k। तो सीधा सा मतलब है कि t हाफ समानुपाती a यानी कि प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहां पर कौन सा होगा जवाब? हमारा ए ऑप्शन राइट है। आगे चलें, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? अब इनको देखें और आप बताने की कोशिश कर सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया कौन सी होगी। ए ऑप्शन है NH4NO2 gives N2 plus 2H2O। बी है 2HI से H2 plus I2। सी है 2NO2 2NO plus O2, और डी है 2NO plus O2 gives 2NO2। इतने सारे एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। सिंपल सा एक बात बताऊंगा, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आते हैं, कंफ्यूजन आते हैं, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी जिसमें आपको दिखेगा एक अणु संख्यता एक दिखे, उसी में डाल दीजिएगा, सिंपल सा। तो यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर 2 है 2 है 2 है 3 है इसमें, तो ये सिंपल सा ए ऑप्शन इसका राइट है। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर N2 तथा जल का निर्माण होता है। अगला है आर्हेनीय समीकरण का सही रूप क्या है? तो आर्हेनीय समीकरण अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने किया था K समानुपाती e की पावर EA बाई RT। अगर इसको समानुपातिक चिन्ह हटाएं तो ए ई की पावर EA बाई RT ये मिलता है। तो कौन सा हुआ हमारे पास? राइट आंसर हो गया हमारा डी। अगला प्रश्न है, दर्श समीकरण में उपस्थित -dc बाई dt दर्शाता है। -dc बाई dt दर्शाता है, क्या दर्शा रहा है भाई? देखें तो इसका जवाब होगा, दर समीकरण में उपस्थित -dc बाई dt दर्शाता है एक अभिकारक की सांद्रता। दूसरा दर्शा रहा है अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ होने वाली कमी। यस, माइनस है तो कमी, और उसकी सांद्रता धीरे धीरे कमी होती, ये पॉइंट दर्शा रहा है। आप सोचने की कोशिश करिए और जवाब देने की भी कोशिश करिए। ये प्रश्न देखें, यदि दर स्थिरांक k हो तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का समीकरण क्या होगा? दर स्थिरांक k है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो अर्धायुकाल के लिए समय क्या होगा? अर्धायुकाल के लिए आपने किया है ना, t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाई k, यही फॉर्मूला है, और यहां पर कहीं पे है तो वो ये है। अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि अभिक्रिया CH3CHO gives CH4 plus CO के लिए एक दर समीकरण दिया गया, दर समीकरण ये दिया गया है, हो तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि क्या होती है इसको देखिए, और इस पर घात कितना वो देखिए। तो क्या लिखा है? 3/2, यही इसकी कोटि होगी, यानी कि C। ऐसे देखें आप। अब अगला क्या है? लॉग K तथा T के बीच ग्राफ एक सीधी रेखा होती है जिसकी ढाल निम्न के बराबर होती है। अब आपने ग्राफ बनाया है, ग्राफ जो है किसके बीच होगा ये पूछा, तो आपने 1/t और log k के बीच में है। तब इसके बीच जो ग्राफ बनता है उसमें एक चीज नजर आता है, ये वाला, उसका ढाल नजर आता है -EA बाई 2.303R। तो यहां पर आपके आंसर क्या हो जाते हैं? C। इस चैप्टर को पढ़ लिए हो ना, तो वैसे ही आप जवाब देने की कोशिश करिए। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, आप लोग अपना भी सोचें। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़े फास्ट जवाब दे रहा हूं तो आप एक काम करें, थोड़ी देर के लिए पॉज भी कर लिया करें। अगला प्रश्न हमारे पास है 20वां प्रश्न, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या सही है? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो सही है वो क्या हो सकता है, जरा बता सकते हैं तो कोशिश करिए, क्योंकि ये प्रश्न एक बार और हो चुका है।
अर्धायुकाल के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो बात होता है, अर्धायुकाल के साथ ये प्रारंभिक सांद्रता के सबसे बड़ी चीज है कि ये प्रथम को ये वाले भाग कि उसकी जो अर्धायुकाल जो होता है हमेशा किस पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि वो स्थिर रहती, तो ये ए नॉट लगेगा। यही चीज मैं एक जगह और आपको बताया था, शायद मुझे याद आ रहा है कहीं पे, हाँ ये, तो इस जगह पर इस बारे में बात करते हैं तो ये वाला हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है, ये वाली हमारी आंसर होनी चाहिए, ना कि ये। क्यों? क्योंकि अर्धायुकाल हमेशा प्रथम कोटि का है ना, मैं शून्य कोटि का लेकर चला था, तो ये हमेशा क्या होगा, स्थिर रहेगा। आर्यनीय समीकरण ये है, तो यहां पर बोल क्या रहा है, E सक्रियण ऊर्जा है जिसकी गणना किस ग्राफ से की जाती है। तो दो ही चीजों के साथ ग्राफ होता है हमारा, एक ग्राफ होता है log k और दूसरा होता है 1/t, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। मैंने सारे प्रश्न का उत्तर फटाफट दिया है। आपको यहां पर जो है सॉल्यूशन के बारे में कहूंगा कि अगर आज चैप्टर को पढ़े हो तो इसका जवाब, जितने प्रश्न हैं उतने ही स्पीड में इसका जवाब दिया जा सकता है, ये भी आपको समझना होगा। हाँ, एक एक प्रश्न को सॉल्व भी कर सकते हैं, लंबे टाइम लगते हैं, पर आज कम टाइम पे ही, क्योंकि आपका समय बचे इसलिए मैं इसका जवाब तुरंत दे रहा हूं। यदि अभिक्रिया की दर स्थिरांक के बराबर है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। दर स्थिरांक जो है बराबर है, यानी कि दर स्थिरांक क्या लिखा है, अभिक्रिया की दर स्थिरांक k के बराबर है, तो अभिक्रिया k की बराबर है दर स्थिरांक के r समानुपाती के घात a पर घात क्या होगा, शून्य। तो सीधा सा मतलब है ये शून्य कोटि अभिक्रिया होगी। कौन सा होगा, शून्य कोटि अभिक्रिया, यानी a होगा। ये अभिक्रिया लिखा हुआ है 2a + b गिव्स 3c + d के लिए निम्न में से किसके द्वारा अभिक्रिया की दर व्यक्त नहीं होती है। तो अभिक्रिया की दर किसके द्वारा नहीं व्यक्त की जा रही है वो बताना है, तो गलत कौन सा है। फिलहाल अगर मैं c को लेके चलता हूं तो 1/c आएगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, तो ये वाला जो है नहीं व्यक्त कर रहा है, गलत लिख रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये वाला इसका आंसर है। बाकी b को लेके चलेंगे तो -db/dt होगा, इसको d को लेके चलेंगे तो भी dt बाई ये होगा प्लस में, अगर a को लेके चलेंगे तो वह माइनस होगा, 1/2 होगा, तो ये तो है ही, तो सब ठीक है। एक गलत है, वही नहीं होगा, वही राइट आंसर है। अब जवाब देते हैं। अभिक्रिया, ये एक अभिक्रिया दिया गया है, में कौन सा संबंध सही है, इसमें सही को ढूंढना है। फिर से ये इसको लेके चला है तो 1/2 आएगा, तो यहाँ पर 1/2 नहीं है, और ये 1/2 आएगा तो 2 इधर भी चले जाए तो भी चलेगा, तो यहाँ पर ये नहीं है, कहीं पर संबंध नहीं है। 1/2, 2 3 गुना इधर चला गया, चलेगा, 3 इधर ये, इसके लिए हाँ ये भी चलेगा, हाँ, तो सारी चीजें यहाँ पर बी में राइट आंसर दिखाई दे रहा है। एक प्रश्न और कर लेते हैं, ये वाला। एक अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड के सापेक्ष द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड के सापेक्ष द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ये के अभिक्रिया कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड के सापेक्ष द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यदि सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, अगर आप सांद्रता दोगुनी कर दो तो के जो है उसकी तुलना में 2, तो आपने ऐसा क्या होगा कि k = 2 का पावर 2, तो यानी कि k × 4, इसका वैल्यू 4, तो ये कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो सीधा सा जवाब हमें मिल गया 4 गुनी। तो इस तरह से प्रश्नों को आपको हल करना है, और ध्यान रखना कि जो चीज़ें मैंने अभी बताया है उन सारी चीज़ों में अगर आपने पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो तो बहुत अच्छा जवाब दे सकते हो। नहीं पढ़ा है तो जितना बताया उसको 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का हल कर पाएंगे। तो बस इतना ही, आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। चलने दे रहे हैं, तुरंत मत बंद कर, इधर बंद करूंगा, कुछ नहीं होता उससे।